Yeah, one thing I would like to tell you कि in today's class we are going to conduct an oral test on epic and mock epic. आज की क्लास में हम लोग एपिक और मॉक एपिक को लेंगे। जब हम एपिक और मॉक एपिक की बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि व्हेन वी टॉक अबाउट एपिक, तो एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। जो एपिक है वह क्या है? लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स है। दूसरा चीज क्या बताया जाता है कि इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट की इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। इसका जो स्टाइल होता है वह कैसा होता है? ग्रांड होता है। और थॉट कैसा होता है? एलिवेटेड होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि जो एपिक है, अगर आप देखेंगे कि एपिक मोस्ट प्रोबेबली एपिक में ऐसे सब्जेक्ट मैटर को चूज किया जाता है, सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज ऑप्टेड, सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज चूज्ड जो ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हो, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के एपिक लिखा गया, ऐसा नहीं रहा है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे जो पूरे ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं, या ह्यूमन रेस से बिलोंग करने के अलावा वो ट्राइब से बिलोंग करेंगे, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नेशन से बिलोंग करते हैं। मतलब कोई अगर घटना उसमें दिखाई जाएगी तो पूरी मानव जाति को से रिलेटेड होगा, पूरे राष्ट्र से रिलेटेड होगा, एक कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, ट्राइब से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह के सीरियस सब्जेक्ट मैटर उसमें रखे जाते हैं या सीरियस सब्जेक्ट मैटर लिए जाते हैं। एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। एक तो लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स है। स्टाइल कैसे होती है? ग्रांड स्टाइल होती है। थॉट कैसे होता है? एलिवेटेड थॉट होता है। और किस फॉर्म में बताई जाती है? इट इज ऑलवेज टोल्ड इन फॉर्मल वे में। उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल का यही मतलब होता है कि उसमें यू डोंट फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द ऑथर की ऑथर इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन व्यूज, नो नॉट एट ऑल। यह एक फॉर्मल टोन में बताई जाती है। और जो फॉर्मल टोन होता है यह एक ऐसा टोन होता है जिसमें सीधे जो है ऑथर किसी कैरेक्टर के माध्यम से चीजों को लेकर के अपनी बात को रखता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर ये देखा गया कि सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज चूज्ड, पिक्ड अप, आर टेकन जो कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, ह्यूमन रेस से बिलोंग करेगा। जैसे पैराडाइज लास्ट में फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव का मतलब कि केवल केवल फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव है ये, बल्कि जितना भी जो पूरा ह्यूमन रेस है उनके फॉलिंग को दिखाया गया है। दैट्स नॉट ओनली द फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव। ये चीज हमें माइंड में नहीं रखना चाहिए, दैट्स ओनली द फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव, नो नॉट एट ऑल। दैट इज द फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस, पूरा ह्यूमन रेस का वहां पे फॉलिंग दिखाया गया है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि समटाइम्स तो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वे क्वाजी डिवाइन फिगर होते हैं। इस शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, क्वाजी डिवाइन फिगर, QUASI, क्वाजी डिवाइन फिगर मीन्स दे हैव सम सेलेस्टियल ब्यूटी, दे हैव द डिविनिटी। ऐसा लगता है कि उन कैरेक्टर्स में ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियां मौजूद है। जैसे हम इंसान हैं, हम सारे लोगों को ईश्वर नहीं बनाया, लेकिन सम कैरेक्टर्स, जैसे अगर आप बात करेंगे, sometimes you take Satan, sometimes you go with Beelzebub, sometimes you see angel. So they are what? They are the quasi-divine figure. You find the divinity, you find the celestial light or celestial beauty in such characters. तो ये चीज ये भी ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता दूं, we are talking about epic. Epic is an objective form of poetry. Objective form of poetry है जो एपिक है। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। जो एपिक है यह लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स है, नंबर टू पॉइंट। नंबर थ्री पॉइंट, इट हैज ग्रांड स्टाइल। इसका जो स्टाइल है वह कैसा होता है? ग्रांड होता है। थॉट कैसा होता है? एलिवेटेड थॉट। इट हैज ग्रांड स्टाइल और एलिवेटेड थॉट। नंबर फोर पॉइंट, व्हेन यू गो फोर्थ पॉइंट में, यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें जो है क्वाजी डिवाइन फिगर का यूज किया जाता है। और जो थीम होता है उसको जब पिकअप किया जाता है या जिस भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा जाता है, वो सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है?
वह जो है ह्यूमन रेस से बिलोंग करेगा, ट्राइब से बिलोंग करेगा, कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, नेशन से बिलोंग करेगा। सच अ थिंग यू फाइंड, ऐसा नहीं होता कि पार्टिकुलरली यू हैव टेकन एनी पर्सन, यू हैव टेकन एनी मैन और वुमेन, समथिंग मिस हैपेंड विद देम और उसको लेकर के लिखा गया। नो, नॉट एट ऑल। वट एवर सब्जेक्ट मैटर इज पिक्ड अप, मोस्ट प्रोबेबली इट्स एसोसिएटेड या द इम्पैक्ट ऑफ दैट इवेंट, दैट ट्रेजिक इवेंट कैन बी सीन पूरा एक रेस से, कम्युनिटी से, ट्राइब से, उससे चीजों को दिखाया जाता है। अब उसके बाद एक चीज ये होता है कि जो एपिक है कितनी तरह का होता है। एपिक को ट्रेडिशनली अगर जो उसका डिवीजन है दो तरह से, एक तो आपका प्राइमरी एपिक है, जिसे प्राइमरी एपिक को ट्रेडिशनल एपिक भी कहा जाता है या फॉक एपिक कहा गया, और दूसरा आपका सेकेंडरी एपिक है या लिटरेरी एपिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि एपिक दो तरह से होता है, और वो दो तरह से कौन है। एक आपका प्राइमरी एपिक है, उसी प्राइमरी एपिक को ट्रेडिशनल एपिक कहा जाता है या फॉक एपिक। ट्रेडिशनल एपिक, फॉक एपिक और प्राइमरी एपिक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। जो दूसरा डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन है, लिटरेरी एपिक, LITERARY, लिटरेरी एपिक या उसी लिटरेरी एपिक को और क्या कहा जाता है, दैट सेकेंडरी एपिक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिवीजन किया गया क्या बेस था, व्हाट वाज द बेस, व्हाई द एपिक वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। उसके पीछे डिवीजन इतना ही था कि जो ट्रेडिशनल एपिक है, और ट्रेडिशनल एपिक के साथ साथ जिसे आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एपिक है या जो फॉक एपिक है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कहानी है, जो घटना है, वह उसका रिटन शेप आने से पहले ही ओरल फॉर्म में मौजूद होती है। मेरी बातों के ध्यान में रखिएगा कि if you say this is the traditional epic, if you say this is the primary epic, if you say this is the folk epic, then always keep in your mind characters, incidents, theme, and whatever you tell in traditional epic, before getting the written shape, they exist already in oral form. उनकी मौजूदगी ओरल फॉर्म में पहले से होती है। जैसे जो है होमर ने क्या लिखा, इलियड एंड ओडिसी लिखा, तो जो होमर का इलियड एंड ओडिसी है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल एपिक, फॉक एपिक या प्राइमरी एपिक। तो ऐसा नहीं है कि जब होमर आए तो तभी जाके दुनिया को पता चला किसके बारे में, जो उन्होंने इलियड और ओडिसी में जो चरित्र है, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, जो घटना है, जो सब्जेक्ट मैटर है। नो, नॉट एट ऑल। होमर ओनली गेव इट रिटन शेप। बिफोर कमिंग होमर, characters, events, incidents, subject matter, they exist already among people in oral form. जो कुछ भी वहां बताया गया वह सब का सब ओरल फॉर्म में पहले से मौजूद रहा है, वह सब का सब ओरल फॉर्म में पहले से मौजूद रहा। ये चीज हमें ध्यान में रखना। दूसरा चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि बाद में उसको कोई राइटर आ करके रिटन शेप देता है। जैसे इफ यू गो विद, अपने यहाँ जो ला ड्रामा से रिलेटेड जो कहानी रही है या जो चीजें रही है, ऐसा नहीं था कि वो वाल्मीकि जी के आने के साथ ही शुरू होता है, वह ओरल फॉर्म में रहा होगा। वाल्मीकि जी ने उसको क्या किया था, उसको रिटेन शेप दिया था। तो जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने उसको रिटेन शेप दिया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ट्रेडिशनल एपिक, फॉक एपिक या आपका प्राइमरी एपिक कहा जाता है। दूसरा सेक्शन होता है लिटरेरी एपिक या जिसको सेकेंडरी एपिक कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, और साथ ही साथ एक और वर्जिल का एनीट रहा है। इसकी खासियत क्या होती है, व्हेन यू गो विद दिस एपिक मींस लिटरेरी और सेकेंडरी एपिक, यू कम टू नो कि इसमें इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप नजर आता है। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, क्राफ्टमैनशिप का मतलब कि आर्टिस्टिक कंपोजिशन,
कि एक जो आदमी है जो उसको लिख रहा है, सब कुछ उसके हाथ और उसकी कलम की देन है। पहले से कोई चीज मौजूद नहीं है जिस वे में वो उसको ढाला हुआ है। तो जो सेकेंडरी एपिक है उसके राइटर का टैलेंट उसमें नजर आता है, सारी चीजें उसके राइटर की खोज है, द इन्वेंशन है, जिस तरह से वह उसको ढालते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि जो बाइबिल है उसमें तो एडम के बारे में, ईव के बारे में, गॉड के बारे में तो बताया गया था, जॉन मिल्टन ने वहीं से लिया हुआ है, अनडाउटली बताया गया। लेकिन जैसा जो चीज द बाइबल में है और जो चीज जो है सेकेंडरी एपिक में लिखा गया है, उसमें बहुत फर्क है। वह एक आर्टिस्टिक कंपोजिशन है। बाइबल एक जो है थियोलॉजी है, रिलीजियस बुक है। लेकिन मिल्टन ने सब्जेक्ट मैटर इंस्पिरेशन वहां बाइबल से तो लिया, लेकिन सब कुछ उन्होंने अपना कलर दिया, उनका अपना इमेजिनेशन बोलता है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक मीन्स इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप। आथर का जो व्यक्तिगत टैलेंट है वह उसमें नजर आता है। जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी जो है आप कह सकते हैं इवेंट्स हैं, जो भी थीम है, उसको आथर ब्यूटीफुली बहुत खूबसूरत ढंग से क्या करता है, कंपोज करता है। इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट व्हाट यू कम टू नो अबाउट कि ये चीजें रही हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, जो समझने की जरूरत है कि आफ्टर गोइंग विद दिस थिंग, कि सबसे पहला प्राइमरी एपिक इंग्लिश लिटरेचर में, द फर्स्ट प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया हुआ बियोल्फ रहा, Beowulf। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि पहला एपिक जो इंग्लिश लिटरेचर में आया है वह कौन रहा, बियोल्फ, Beowulf। 1 पॉइंट। दूसरा चीज की दुनिया में सबसे पहला जो प्राइमरी एपिक, ट्रेडिशनल एपिक या फॉक एपिक लिखा गया वह होमर का इलियड एंड ओडिसी रहा। ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना। द फर्स्ट ट्रेडिशनल एपिक, द फर्स्ट फॉक एपिक, द फर्स्ट प्राइमरी एपिक in the world was composed by whom, was composed by Homer, and the example is Homer's Iliad and Odyssey। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का पहला प्राइमरी एपिक कौन है, बीओल्फ, Beowulf, जो किस समय आता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड में आता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड का समय क्या है, 450 से 1066। बीओल्फ का कोई राइटर नहीं है। क्यों, यह जो है किसी एक आदमी की देन नहीं थी, यह टीम वर्क था। दिस इज वाई द क्रेडिट डज नॉट गो टू अ पार्टिकुलर पर्सन। ये चीजें भी ध्यान में रखना है, बियोल्फ का कोई राइटर नहीं है। इलियड और ओडिसी का राइटर तो होमर है, और चाहे बियोल्फ होगा चाहे होमर का इलियड एंड ओडिसी है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है, ये फॉक एपिक का एग्जाम्पल है, यह ट्रेडिशनल एपिक का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि कंपोजर ने जब इसको कंपोज किया तो उसने केवल कंपोज किया, लिखा, लेकिन वो सारी चीजें पहले से ओरल फॉर्म में मौजूद थी। द पीपल हैव लर्न इट बाई हार्ट। लोगों ने इसको जबानी रटा था, एंड ट्रांसमिटेड इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को सूचना दे देते थे, इसके बारे में रटा देते थे। इस तरह की चीजें होती थी ट्रेडिशनल एपिक में, फॉक एपिक में, या प्राइमरी। अब जब आप बात करते हैं कि सेकेंडरी एपिक, तो सेकेंडरी एपिक का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, जो सबसे पहला एग्जाम्पल पूरी दुनिया का है, वह वर्जिल का एनीड है, जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने किया था 1540 में, बुक सेकेंड एंड बुक 4, और उन्होंने उसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया। बाद में उसी पैटर्न को जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट लिखने के लिए फॉलो किया, और जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन्ड लिखा। अब अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स एपिक के इंग्लिश लिटरेचर में आपको मिलेगा। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन भी एपिकल मैनर में,
क्योंकि एपिक के लिए ट्रेडिशनली ये कहा जाता है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, लेकिन जो एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन है वह 12 बुक्स में ना होकर के 6 में कंप्लीट है, और 7वीं जल गई थी किलकॉलमन नाम की जगह पे जब आग लग गई थी। उसके बाद जब आप आगे देखते हैं तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड जो 1805 में लिखी गई, 1850 में पब्लिश हुई है, जिसको जो है क्या कहा जाता है, द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। और ये टाइटल किसने दिया था, प्रोफेसर एबर कॉम्बी ने दिया था। जब आप और आगे चलते हैं तो सोहराब एंड रुस्तम आता है जो एपिकल मैनर में है। किसने लिखा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा। कितनी लाइनें हैं, 892 लाइनें, 892 उसमें। फिर उसके बाद एक और बीच में रहा जॉन कीट्स का, आप देखेंगे हाइपीरियन, जो फ्रैगमेंट्री एपिक है। फ्रैगमेंट्री एपिक इज द टाइप ऑफ एपिक विच हैज द एपिकल नेचर, एपिकल मैनर, बट इट्स फ्रैगमेंटेड, बिखरा हुआ। तो जॉन कीट्स का हाइपीरियन, अगर आप उसके बाद और आगे चलते हैं तो यू फाइंड कि हार्डी ने एक ड्रामा लिखा था, दैट वाज द लिरिकल ड्रामा बट एपिकल मैनर, दैट वाज द डायनास। और उसमें जो है उन्होंने वाटरलू का जो जंग हुआ था उसको लेकर के जिक्र किया था, नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के उन्होंने बात किया था। द डायनास्ट में किसका है, हार्डी का है। दैट इज अ लिरिकल ड्रामा। टेनिशन का इडल ऑफ द किंग, इडल ऑफ द किंग, जिसमें किंग आर्थर को लेकर के जिक्र किया गया। तो इन दिस वे यू फाइंड कि कैसे एपिकल मैनर का रहा है। मॉडर्न एज में व्हेन यू गो यू कम टू नो अबाउट टीएस एलियट्स द वेस्ट लैंड। और जो वेस्ट लैंड है वो 1922 में लिखा गया, 1922 ईस्वी में लिखा गया, 433 लाइन में है, लेकिन उसको मॉडर्न एपिक माना जाता है। इट्स इन 433 लाइन बट ट्रीटेड एज मॉडर्न एपिक। तो ये जितने एग्जाम्पल्स हैं, चाहे टीएस एलियट का द वेस्ट लैंड है जो 1922 ईस्वी में आता है, कितनी लाइनों में है, 433 लाइन में है। उसका फर्स्ट लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर आप विक्टोरियन एज में आते हैं तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, टेनिशन का ईडल ऑफ द किंग, IDYLL, ईडल ऑफ द किंग, जिसमें किंग आर्थर को लेकर के बात की गई है, और उनकी एक पोयम भी हो सकता है इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हो, पासिंग ऑफ द आर्थर। इसके अलावा मैंने आपको बताया हार्डी का द डायनेस्ट जो लिरिकल ड्रामा है, और जो है किसको लेकर के बात करता है, वाटरलू जो जंग हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के, वो चीज है। रोमांटिक एज में जॉन कीट्स का हाइपीरियन फ्रेगमेंट्री एपिक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड जो 1805 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश होता है, जिसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, और इस सब टाइटल को जो है प्रोफेसर एबर कॉम्बी ने दिया है। और जो वह एपिक है उसमें अगर आप देखेंगे कि इट इज आल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट। पोएट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ, जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। उनकी वाइफ मेरी हचिंसन ने उसको जो है, आई थिंक ये मेरी हचिंसन ही रही है पर उन्होंने उसको जो है पब्लिश कराने में काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो इन दिस वे यू कम टू नो। अब अगर आप देखते हैं कि ये सारी चीजें आप जो है कवर कर लेते हैं, फिर आप उसके पहले जब आए हुए थे, इधर जब आप आते हैं, यू कम टू नो या यू फाइंड व्हाट, यू कम टू नो और यू फाइंड टू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं उनमें से एक चीज ये रहा है कि पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन बहुत ज्यादा फेमस रहा है, पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन। क्वेश्चन यहाँ पे चाहे एपिक को लेकर के हो, चाहे जॉन मिल्टन एज अ पोएट हो, कुछ ना कुछ चीजें आपसे पूछी जाएगी। पैराडाइज रिगेन्ड 4 किताबों में है। पैराडाइज रिगेन्ड के जो हीरो हैं वो जीसस क्रिस्ट हैं, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। पैराडाइज रिगेन्ड का थीम क्या है, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाय सेटन, सेटन कैसे जीसस क्रिस्ट को टेम्प्ट करता है। पैराडाइज रिगेन्ड
मिल्टन के एक दोस्त के कहने पर लिखी गई थी, जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ दैट फ्रेंड, उसके कहने पर लिखी गई थी। और पैराडाइज रिगेन्ड जो है पैराडाइज लास्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका पूरक है। जॉन मिल्टन ने कहा था कि पैराडाइज रिगेन्ड मेरी सबसे फेवरेट बुक है। दुनिया की नजर में पैराडाइज लास्ट दुनिया को सबसे पसंदीदा बुक हो सकती है, लेकिन मेरी जो है सबसे पसंदीदा बुक क्या है, पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड में एडम और ईव की संतानों का जिक्र है। पैराडाइज रिगेन्ड में सेटन को डिफीट करने का जिक्र है कि सेटन जो डिफीट होते हैं। पैराडाइज रिगेन में ये है कि सन ऑफ गॉड, जो क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है कि सन ऑफ गॉड जीसस क्रिस्ट, उनको लेकर के जो है क्या किया गया था, उनको लेकर के भेजा गया था, या जो है उसमें कहा गया था कि यू हैव टू टेल द वे, आपको रास्ता बताना है कि आदमी कैसे दोबारा स्वर्ग की का जो सीट है उसको प्राप्त कर सकता। तो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जब आप एपिक को लेंगे तो एपिक का डिफिनीशन, प्राइमरी एपिक क्या है, फॉक एपिक से कहते हैं, और ट्रेडिशनल एपिक क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसके एग्जाम्पल। तो उसके एग्जाम्पल में इंग्लिश लिटरेचर में बियोल, होमर का इलियड एंड ओडिसी, लिटरेरी एपिक में वर्जिल का एनीड, जिसमें लिटरेरी एपिक में इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप आपको नजर आता है, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन। अब अगर हम बात करते हैं पैराडाइज रिगेन की, तो पैराडाइज रिगेन में आपने किसका रोल देखा, सेटन का रोल देखा। आपने किसका देखा, जीसस क्रिस्ट का देखा, गॉड का। जीसस क्रिस्ट का वो रोल नहीं रहा। पैराडाइज रिगेन शुरू में आई तो 10 किताबों में थी, बाद में उसको 12 बुक्स में किया गया। हम लोगों ने पूरी क्लास में पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ था कौन सी किताब जो है उसको डिवाइड करके 12 में किया गया, क्योंकि जॉन मिल्टन ने जिसको फॉलो किया था, वर्जिल की एनीड, उस पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया था। वर्जिल का एनीड 12 बुक्स में रही थी, बाद में मिल्टन को भी ये समझ में आया, उन्होंने उसको जो 12 बुक्स में बांटा। जो पैराडाइज लास्ट है उसका थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। पैराडाइज लास्ट में अगर आप देखेंगे कि बुक फर्स्ट में, जो पैराडाइज लास्ट जो 12 बुक में है, बुक फर्स्ट में द हीरो इज सेटन। पैराडाइज लास्ट का जो हीरो है वो कौन है, सेटन है। क्योंकि पैराडाइज लास्ट में बुक फर्स्ट में किसको वीक दिखाया गया, गॉड को वीक दिखाया गया। और जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जीसस क्रिस्ट का वैसा जिक्र नहीं है जैसा जिक्र सेटन और गॉड का है। तो द क्वेश्चन, विनोद जी ने क्वेश्चन यहाँ पे किया भी है कि प्लीज कंफर्म हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। तो विनोद जी को मैं बताना चाहूंगा कि जो उसका हीरो है, मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिटिक्स है ज्यादातर, उन्होंने ये एग्रीड है कि उसका हीरो जो है वो पैराडाइज लास्ट का क्या है, सेटन है। हीरो का मतलब यहाँ पे है कि किसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी आ, आप ये देखते हैं कि पूरी स्टोरी या पूरा कैरेक्टर किसका उभारा गया है। तो एक चीज कहा जाता है कि पैराडाइज लास्ट में ऐसा लगता है जैसे गॉड को जॉन मिल्टन ने वीक दिखाया है, और जहां जहां पर भी इस तरह से आया, गॉड के लिए उन्होंने कैपिटल लेटर ही नहीं यूज किया, अगर उन्होंने एड्रेस किया स्मॉल लेटर में ही को चला हुआ है। तो ऐसा लगता है गॉड को जैसे उन्होंने वीक दिखाया और सेटन को स्ट्रांग दिखाने की, या उस तरह की चीजें रही। और किसका एग्जाम्पल है, लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है। कितनी किताबों में, 12 बुक्स में है। कब पब्लिश हुआ है, 1667 में। और उसका थीम क्या है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। किसका जिक्र है, एडम, ईव, गॉड, सेटन, बिल्जबब, इन सब का जिक्र है वहां पे। इसके अलावा प्रॉफिट मोजेस का जिक्र है, मोजेस। और एक गॉडेस को इन्वोक किया गया है, और जिस गॉडेस को इन्वोक किया गया है, एक देवी है, उनका आह्वान किया गया है, उनका नाम क्या है, म्यूजेस। John Milton wants to get the grace of muses because he was going to write such a thing which was either unattempted in prose or rhyme. जॉन मिल्टन ये कहते हैं जो कुछ भी मैं लिखने जा रहा हूँ, ना तो ऐसा लिखने का प्रयास किसी ने प्रोज में किया, ना ही पोइट्री में किया। तो मैं जो है उस म्यूजिक का कृपा चाहता हूँ। और यह जो है परंपरा रही है कि जब कोई महान चीज लोग लिखते थे तो दे ऑलवेज इन्वोक्ड गॉड, गॉडेस, अपने ढंग से उनको इन्वोक करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स चाहते थे। जॉन मिल्टन ने भी यही वहां पे किया।
वहां पे ब्लिसफुल सीट का जिक्र किया गया। तो ब्लिसफुल सीट वह सीट है that is found in heaven where Adam and Eve were living. The particular garden, Eden garden, where there was no sorrow but only joy, the concept of utopia. तो कहते हैं कि ये ब्लिसफुल सीट, जॉयफुल सीट आपको दोबारा मिल सकती है। बस क्या है, जो रास्ता ईश्वर ने बताया उस पैटर्न को फॉलो करना। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो यहाँ पे है, क्योंकि हम यहाँ जॉन मिल्टन को लेकर के बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकते, पैराडाइज लॉस्ट का एक एक चीज नहीं, ये तो हम एपिक का पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन से रिलेटेड कई वीडियोस पड़े हुए हैं। जॉन मिल्टन को लेकर हम लोगों ने पूरा क्लास अभी हाल ही में ओवर किया था, उसमें ओरल टेस्ट भी कराए थे कि सारे राइटर्स को पढ़ते चल रहे थे, उससे क्वेश्चन जैसा भी जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया, यही वहां पर भी लेक्चर भी देते थे, टेस्ट भी कराते थे। तो वो चीज देखा जा सकता है वहाँ पे। और टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है, टीचमेंट टाइप पर ही जा करके आप देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल में, रिकॉर्डिंग वाले में नहीं, स्टडी मटेरियल वाले में, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले में आपका बहुत ज्यादा डेटा जाएगा, स्टडी मटेरियल वाले में डेटा कम जाता है, स्टडी मटेरियल वाले में सारा चीज यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। तो एक चीज ये ध्यान में रखने लायक है जो अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो और बहुत सारा चीज रहा जो फेमस है या जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ जो है कंट्रीब्यूशन रहा है विलियम ब्लेक का। विलियम ब्लेक का किताब है जिसका नाम है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है मिल्टन, जेरूसलम, द फोर्स दो वॉज, उन्होंने लिखा है, और इसको प्रोफेटिक विजन्स कहा गया है या प्रोफेटिक बुक्स कहा गया है, जो कि एपिकल मैनर में ही है। एपिकल मैनर में वो भी है, मैं फिर से बता दूं, द फोर्स दो वॉज, मिल्टन और जेरूसलम करके। यह जो बुक है, जो प्रोफेटिक विजन है, जो प्रोफेटिक मैनर में, इसमें जो है ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो प्रॉफिट्स हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, उन्होंने धरती के लोगों को क्या बताया है। और जैसा कयामत का दिन है, प्रलय का दिन है, डूम्स डे जिसको कहा जाता है, डे ऑफ जजमेंट है कि धरती फना हो जाएगी, हम सारे लोग ईश्वर की देन है, वही वापस सारे लोगों को जाना, सारे लोगों को मौत का मजा चखना। तो जो प्रोफेटिक विजन है, इसको लेकर के जो है किसने बात किया हुआ है, आपके विलियम ब्लेक ने बात किया है। और किन किताबों में बात किया हुआ है, उस किताब का नाम है द फोर्स गोवाज, मिल्टन, जेरूसलम। ये प्रोफेटिक बुक्स है कि व्हाट प्रॉफिट सेड, व्हाट द मैसेंजर ऑफ गॉड सेड अबाउट लाइफ, डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, अबाउट डूम्स डे एंड डे ऑफ जजमेंट को लेकर के, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है कि अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को पहले नंबर पर रखा है, तो ट्रेजिडी के बाद उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, ट्रेजिडी के बाद उन्होंने एपिक को इंपॉर्टेंस दिया है। अरिस्टोटल रैंक्ड ट्रेजिडी फर्स्ट, उन्होंने ट्रेजिडी को पहले नंबर पे रखा। ट्रेजिडी के बाद अगर उन्होंने किसी को इंपॉर्टेंस दिया है, तो वह उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, दैट इज एपिक। एपिक को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। तो ये एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरिस्टोटल रैंक्ड ट्रेजेडी फर्स्ट, फिर उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस दिया। अब उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया था कि जो एपिक है ग्रांड स्टाइल में है, एलिवेटेड थॉट में है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि उसका अपना क्वासी डिवाइन फिगर कैरेक्टर्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, वो सारी बातें हो चुकी हैं। सर क्वाजी डिवाइन क्या होता है सर? क्वाजी डिवाइन स्ट्रेंजर। Quasi divine figure, it refers to something, a character which has celestial beauty or divinity. ओके सर। मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उसमें शक्तियां मौजूद होती हैं, कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। क्वासी डिवाइन फिगर, हाफ नेचर, नेचुरल भी तो उनमें है, और सुपर नेचुरल भी कॉन्सेप्ट वहां पे मौजूद। इसके ओके अलावा सर। आप ये देखेंगे कि जो एपिक है, अगर आप देखा जाए तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होता है, जिसमें जो है क्या है कि ग्रांड स्टाइल में है, एलिवेटेड थॉट है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। एंड यू फाइंड दैट कि सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज टेकन, जो कि पूरा का पूरा ह्यूमन रेस से, कम्युनिटी से, ट्राइब को प्रभावित करता हो, संबंधित हो उससे। एक क्रिटिक है जिनका नाम है जॉर्ज लुकैक, GEORG, जॉर्ज, LUKACS, जॉर्ज लुकैक्स है।
जॉर्ज लुकैक ने एक टर्म यूज किया है जिसका नाम है बूर्जुआ एपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। बूर्जुआ एपिक जो है उन्होंने किसके लिए वर्ड यूज किया है? नावेल के लिए वर्ड यूज किया है। जॉर्ज एपिक ने एक टर्म यूज किया है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बूर्जुआ एपिक। और वह किसके लिए है? नावल के लिए है, सारे नावल के लिए। और उनका ये कहना था कि ये जो बुर्जुआ एपिक है या जो नॉवेल है वह सोशल रियलिटी को तो दिखाता है लेकिन कैपिटलिस्ट एज को, कैपिटलिस्ट एज में जो सोशल रियलिटी है। बुर्जुआ का मतलब ये होता है कि जो बड़े घराने एरिस्टोक्रेटिक लाइफ है केवल उसकी लाइफ को ही जो है उसमें दिखाया गया। इसलिए उनका नाम, उन्होंने उसका क्या नाम रखा है? बुर्जुआ एपिक। एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए आता है, उच्च घराने, अपर क्लास के लिए लेकर के ये बात होती है। इसके अलावा ज- जॉर्ज लुकैक जो क्रिटिक है वो ये भी कहते हैं कि द नावेल इज द एपिक। नावेल अपने में खुद एक एपिक है ऑफ अ वर्ल्ड, लेकिन नावेल एक ऐसी दुनिया का एपिक है दैट हैज बीन अबैंडन बाय गॉड, जिस दुनिया में ईश्वर जो है नहीं मौजूद है, ईश्वर ने उस दुनिया को त्याग दिया। ये एक ध्यान से आपको सुनना है कि जॉर्ज लुकैक कहते हैं कि नावेल भी एपिक है, लेकिन नावेल एक ऐसी दुनिया का एपिक है जहां ईश्वर का वास नहीं, ईश्वर उस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। वह दुनिया कौन सी है? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अपर क्लास, उन्हीं की लाइफ को प्रेजेंट किया गया। जहां मटेरियलिज्म है, जहां मटेरियलिज्म होगा वहां स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा, वहां गॉड का वास नहीं होगा। ये चीज उन्होंने कहा। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आता है कि बूर्जुआ एपिक किसने कहा है तो जॉर्ज लुकैक। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब कोई एपिक लिखा जाता है तो जो राइटर वो किसी ना किसी देवी को इन्वोक करता है, उसकी ब्लेसिंग चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा से ही वह सोचता है उस चीज को वह लिख पाएगा। तो जो पैराडाइज लास्ट है उसको लिखने के लिए म्यूज का आह्वान किया गया। किसने आह्वान किया है? जॉन मिल्टन ने आह्वान किया है। तो आप ये देखेंगे कि जो वो आह्वान होता है उस आह्वान को इंग्लिश में इन्वोकेशन कहा जाता है। इन्वोक करना, INVOK, टू कॉल। बट कॉलिंग डज नॉट मीन दैट यू आर कॉलिंग एनी ऑर्डिनरी पर्सन। इन्वोक थोड़ा सा कॉलिंग से भारी भरकम शब्द कहा जा सकता है। when you invoke some god, goddess, all these things, then you use the word invocation, then that is what, that is the invocation, calling of any god, goddess, or to get their grace, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए, दैट इज व्हाट, दैट इज द इन्वोकेशन, INVOCATION। जॉन मिल्टन ने किसको इन्वोक किया है? म्यूज को इन्वोक किया है। उनका ये कहना था जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसके पहले ना तो किसी ने पोइट्री में काम किया ना प्रोज में काम किया, तो बगैर देवी की कृपा के मैं जो है क्या कर सकता हूँ? आई विल नॉट बी एबल टू कंपोज दोज ब्यूटीफुल थिंग्स। इसलिए उन्होंने इसको वो किया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज ये है कि एक जो शुरू में देखेंगे कि जो एपिक होता है, एपिक के शुरू में कुछ लाइनें होती हैं जिसमें राइटर एपिक के थीम को, एपिक के कैरेक्टर को लेकर के बात करता है। तो वो जो हिस्सा होता है टेक्निकली उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोजिशन। टेक्निकली उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोपोजिशन, तो प्रोपोजिशन जो है यह एक शब्द है जो रिफर करता है किसको? थीम या लाइंस इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिक which tells about character and theme of the novel of the epic, वो प्रोपोजिशन कहा जाता है। बाकी जो है कोई ऐसा चीज नहीं कि एपिक 12 बुक्स में होती है। जो लिटरेरी एपिक है वह एक राइटर का इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप है। वह एक राइटर की, उसके कल्पना, उसके विचारों की उपज होती है। दैट इज द इन्वेंशन जो लिटरेरी एपिक होता है। और वेल प्लान्ड के साथ लिटरेरी एपिक लिखा जाता है, वेल प्लान्ड के साथ उसमें लिखा जाता है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड व्हेन वी टॉक अबाउट एपिक। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि T.S. एलियट का द वेस्ट लैंड, अर्नॉल्ड का सोहराब एंड रुस्तम जो शाहनामा फिरदौसी के शाहनामा पर आधारित है। शाहनामा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया था। शाहनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी और उसके राइटर का नाम है फिरदौसी।
टेनिशन का मैंने द इडल्स ऑफ द किंग का एग्जांपल बताया, कीट्स का द हाइपीरियन फ्रैगमेंट्री एपिक है, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन्ड, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, दांते का डिवाइन कॉमेडी। एक मॉरिस करके राइटर हैं जिन्होंने लिखा द डिफेंस ऑफ गुनिवारा एंड अदर पोएम्स करके, यू कैन जस्ट गेट इट पेज नंबर 62 इन माय बुक, उसमें एक लिस्ट दिया गया है मॉरिस का द डिफेंस ऑफ गुनिवारा एंड अदर पोएम्स। अल्फ्रेड नॉयस का ड्रेक करके है, अल्फ्रेड नॉयस NOYES, अल्फ्रेड नॉयस का ड्रेक। थॉमस हार्डी का द डायनेस्ट जो नेपोलियन वार पर है, ये सब चीजें अभी मैंने आपसे बात किया है। और टीएस एलियट का द वेस्टलैंड जो 1922 में आया है, 433 लाइन है, कहीं कहीं पे लोग कहते हैं 434 से, कंफ्यूजन नहीं होना, उसमें 433 लाइन ही है। और पहली लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो इन दिस वे मैंने जो है किसको जो है कंप्लीट किया, एपिक को लिया। अब मैं थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मॉक एपिक, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा। जो मॉक एपिक है वह पैरोडी है एपिक का, दोनों में केवल एक ही चीज का फर्क है, उसमें एपिक से पहले क्या है, मॉक एपिक है। तो जो टर्म मॉक है, अगर इसको डिफाइन कर दिया जाएगा, यू विल बी एबल टू मेक द डिमार्केशन और डिस्टिंक्शन और डिफरेंशिएट बिटवीन एपिक एंड मॉक एपिक। मॉक का मतलब ये होता है कि मॉकरी से, समथिंग वेयर देयर इज रिडिकुलस सिचुएशन, हास्यास्पद वातावरण। मतलब ये है कि जो मॉक एपिक होता है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है वह गंभीर नहीं होता है, बल्कि कैसा सब्जेक्ट मैटर, पेटी इश्यूज होगा, माइनर सब्जेक्ट मैटर होगा, ट्रिवियल होगा, ट्रिपल होगा, और रिडिकुलस सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, मॉक एपिक कहा जाता है। तो एपिक और मॉक एपिक में केवल अगर डिफरेंस है तो सब्जेक्ट मैटर को लेकर के डिफरेंस है। एपिक में सब्जेक्ट मैटर बहुत गंभीर होता है और उसका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होता है, लेकिन मॉक एपिक में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, रिडिकुलस होगा, और उस रिडिकुलस सब्जेक्ट मैटर को गंभीर ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा, इसीलिए उसका नाम एपिक रखा गया। एपिक यहाँ पे केवल एपिकल मैनर, द ट्रीटमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर, लेकिन मॉक सब्जेक्ट मैटर एपिक से अलग है। वो वहां पे एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एपिक, व्हेन यू टॉक अबाउट मॉक एपिक, तो एक बेसिक चीज आपको ये नजर आएगा कि जो मॉक एपिक है, इन मॉक एपिक यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड द रिडिकुलस सिचुएशन, पेटी इश्यूज, ट्रिपल सब्जेक्ट मैटर, ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर का जो ट्रीटमेंट होगा वह कैसा होगा, एपिकल मैनर। यह एक दूसरा पॉइंट आपको नजर आता है। इसके जो सबसे बड़े राइटर हैं ये हम सबको पता है कि वो कौन है, अलेक्जेंडर पोप का हर जगह एग्जाम्पल वही दिया जाता है और सिलेबस में भी है। एंड यू विल कम टू नो कि वो कौन सा चीज है, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, सॉरी, फेरी, रेप ऑफ द लॉ, रेप ऑफ द लॉ 5 कैंटोस में है, 5 कैंटोस में उसको डिवाइड किया गया है। उसका जो थीम है, कटिंग डाउन द लॉक ऑफ बिलिंडा, बिलिंडा जो हीरोइन है उसके जो है लॉक को, जूड़े को पीटर काट देते हैं। तो इस पेटी इश्यूज को लेकर के जो है एपिक लिखा गया हुआ, दो परिवारों में कुछ झगड़े का कारण बन जाता है, ऑल दीज थिंग्स। ये यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि फॉलिंग ऑफ एडम और ईव है, या देयर इज अ वॉर बिटवीन गॉड एंड सेटन, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बिल्जेबब, कटिंग डाउन ऑफ द। अब अगर आप ये देखिए तो भारत में न जाने कितना चोटी कटवा, मुंह नचुआ, तमाम तमाम चीजें, कितने लोगों का उधर कटा हुआ था, पेपर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या निकला था। तो अब क्या किया जाए, सब पे चल के एपिक लिखा जाए, वो तो कॉमिक सिचुएशन बना दिया जाएगा ना। तो लेकिन जब आप कोई सब्जेक्ट मैटर कॉमिक लेते हैं, माइनर लेते हैं, लेकिन उसको बहुत गंभीर ढंग से प्रेजेंट करते हैं, एपिकल मैनर में प्रेजेंट करते हैं, या ट्रीटमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट इन अ एपिकल मैनर, तब उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाएगा, मॉक एपिक। क्योंकि आपका उद्देश्य ये है कि उसका जो तरीका बताने का हो वो तो गंभीर हो, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर हो वह ट्रिवियल हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। यही चीज जो है रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने किया है, कटिंग डाउन ऑफ बिलिंडा। और फिर उसके बाद उसको लेकर के उन्होंने पूरा चीज रखा हुआ है, जिसमें सुपर मशीनरी का यूज किया गया है, क्यूपिड का जिक्र है, जिसमें एक लाइन है कि बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव विद जॉय। पहले 1712 में आई थी, उसके बाद फिर 1714 में आई है, दिस थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा जो है
मॉक एपिक का और भी एग्जाम्पल रहा है, द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस। एक पैरोडी है होमर की इलियड का, होमर की इलियड को लेकर के भी एक पैरोडी लिखा गया, द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस करके। जोनाथन स्विफ्ट का टेल ऑफ टब है एंड बैटल ऑफ बुक्स है। पोप्स का डंसियार्ड है, द रेप ऑफ द लॉक है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? मॉक एपिक के एग्जाम्पल है। द बैटल ऑफ द बुक इज प्रोज मॉक एपिक, वो प्रोज में लिखा गया है। तो कुछ नहीं करना है, अगर आप रेप ऑफ द लॉक, मॉक एपिक, एपिक के बीच में डिफरेंस इफ यू कम टू नो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वहां पे कितना। मॉक एपिक कितनी कैंटोज में? 5 कैंटोज में कब आई थी? शुरू में जब आई 1712 में तो 3 कैंटोज में आई थी, फिर 1714 में आया तो 2 कैंटोज और जोड़ा गया, तो इस तरह से टोटल 5 कैंटोज में। हीरोइन कौन है? बिलिंडा है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? कट डाउन द लॉक का बिलिंडा, लॉक मतलब जूड़ा उसको काटा गया, तो इस चीज को। और काफी ज्यादा एग्जेजरेशन है, हाइपरबली है, बढ़ा चढ़ा के बातों कहा गया कि बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव इट जॉय, बिलिंडा मुस्कुराई, पूरी दुनिया खुश हो गई, बट शमीम नहीं खुश हुए, नहीं मुस्कुराए। आई डोंट नो सच अ थिंग यू फाइंड। So in this way, what happened in this way, I explained you about epic, मॉक एपिक, उसको लेकर के मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरू करूंगा वो जो है मॉक एपिक से लेकर के रकीम जी से मैं शुरू कर रहा हूँ। रकीम जी, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मॉक एपिक, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड मॉक एपिक? हेलो। जी। जी सर। सर, जो मोक एपिक और जो एपिक है सर, उसमें ये डिफरेंस है सर, इसकी जो डिफिनीशन होती है, इट हैज़ अ रिडिकुलस ट्रिपल और ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर होता है सर इसमें, गुड। मोक एपिक में। और जो सर एपिक होता है, इसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर इज ऑलवेज टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। बहुत अच्छा, बस म्यूट कर लीजिए। इन दिस वे यू केम टू नो कि उन्होंने बहुत सही ढंग से बताया कि जो मॉक एपिक है उसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर होता है, मॉकरी होती है, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन जो जो है आपका एपिक होता है वह फॉर्मल टोन में होती है, एलिवेटेड थॉट होता है, ग्रांड स्टाइल में होती है, और उसका सब्जेक्ट मैटर भी क्या होता है? सीरियस होता है, ह्यूमन रेस से जुड़ा होगा, ट्राइब से जुड़ा होगा, कम्युनिटी से जुड़ा होगा, नेशन से जुड़ा होगा, इस तरह की चीजें हम पाते हैं, वह वहां से रहता है। नेहा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मॉक एपिक का कोई बेहतरीन एग्जाम्पल आप बताइए जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है और जो नियो क्लासिकल या ऑगस्टन एज में आई है। सर, रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक कब आई है? न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज में सर। डेट क्या आ रही है उसकी? सर डेट तो सर डेट नहीं भी याद आ रहा। बिटिया अभी बताया थी 1712 में आई थी तो 3 कैंटोज में थी, 1714 में 2 और कैंटोज जोड़ा गया तो 5 कैंटोज में हो गई। रेप ऑफ द लॉक की जो हीरो है वो सॉरी जो राइटर है उनका क्या नाम है? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर को म्यूट कर लो। इसके अलावा जो है मैं सुरभि से जानना चाहूंगा, सुरभि रेप ऑफ द लॉक का हीरोइन का क्या नाम? जी। सर बिलिंडा। बिलिंडा हीरोइन है, और उसका थीम क्या है एपिक का, मॉक एपिक का? सर जो रेप ऑफ, हाँ, रेप ऑफ द लॉक जो थीम मॉक एपिक है उसका थीम है सर बिलिंडा की लॉक कटिंग सर। या कटिंग डाउन द लॉक ऑफ बिलिंडा। और यस सर। जो एक क्वेश्चन है कि ऑल द वर्ल्ड, बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव इट जॉय, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच नजर आता है? सर हाइपरबली। ओके गुड, ठीक है, म्यूट कर लो। तो यू कम टू नो कि जो मॉक एपिक है जिसमें एक एग्जांपल दिया गया अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, 1712 में आई थी तो 3 कैंटोज में थी, 1714 में आई तो 5 कैंटोज में हुई। हीरोइन कौन है? बिलिंडा है। उसके लॉक को कट डाउन कर दिया जाता है पीटर के द्वारा। इस ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा गया, और यह पैरोडी है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का। और यू विल कम टू नो, अभी जैसा कि सुरभि जी से जिक्र हो रहा था कि ऑल द बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गेव इट जॉय, उसमें जो है हाइपरबली है या इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच हम पाते हैं।
बट एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक इसमें लिखी गई हीरोइक कपलेट में लिखी गई 5 कैंटोज में रहा है। तो इन दिस वे यू फाइंड कि सुपरनेचुरल मशीनरी का भी उसमें यूज किया गया है और तमाम चीजें उसी पैटर्न को लेकर के और भी लोगों ने लिखा है। मैं जो है मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा कि द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस एक मॉक एपिक का एग्जाम्पल है, यह किसका पैरोडी है? द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस किसका पैरोडी? होमर्स इलियाड की सर। गुड, नाइस। होमर्स इलियड, होमर्स की इलियड का यह पैरोडी है। जैसे जो है रेप ऑफ द लॉक इज द पैरोडी ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, वैसे ही मैंने एक नाम लिया द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस, इट्स अ पैरोडी ऑफ होमर्स इलियड। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये, जोनाथन स्विफ्ट ने, जो एक प्रोज राइटर है, बड़े प्रोज राइटरों में है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के समय आए हुए हैं, जोनाथन स्विफ्ट ने कुछ प्रोज में जो है मॉक एपिक लिखा है मिथिलेश, उसका एग्जांपल आप बता सकते हैं? द बैटल ऑफ द बुक्स, बैटल ऑफ द बुक्स, गुड। और टेल ऑफ अ टब, टेल ऑफ अ टब, टेल ऑफ अ टब एंड द बैटल ऑफ द बुक्स, यह भी जो है मॉक एपिक का एग्जांपल है, प्रोज में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। ही वाज अ प्रोज राइटर एंड कंटेम्परेरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और अलेक्जेंडर पोप के उसी दरमियान उनका आना हुआ था। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए। उषा मैडम जानना चाहूंगा, मैडम की जो डंसियार्ड एक रचना है, ये डंसियार्ड किसका कंपोजिशन है, किसका वर्क है? से पूछिए क्वेश्चन, वो आवाज कट गई थी। डंसियार्ड, DUNCIAD, जो डंसियार्ड क्रिएशन है, ये किसका है? अलेक्जेंडर पोप या जोनाथन स्विफ्ट? अलेक्जेंडर पोप जी, अलेक्जेंडर पोप का है सर। अलेक्जेंडर पोप का है। और इसमें जो है उन्होंने क्या किया है, अपने कंटेम्परेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया है, ये सबको ध्यान में रखना है। डंसियार्ड में अलेक्जेंडर पोप ने कंटेम्परेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया है डंसियार्ड में। ठीक, ओके। मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा कि सुनील जी, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एपिक? एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए। Epic is a long narrative poem, sir. या In verse. Epic या is a long narrative story in verse. It has a grand style, elevated thought. या Yes, sir. इट हैज Formal ग्रांड tone स्टाइल, एलिवेटेड फॉर्मल टोन, क्वासी Yes, डिवाइन फिगर, yes, sir. Quasi divine the figure. theme, quasi divine figure, the theme and incidents, whatever is told, that is going to affect the human race, tribe, nation, or a particular community. It's not the theme and the incident which is narrated or told not related to a particular person. Okay, that's Yes. good. ठीक है, अच्छा आपने बताया कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स, इट हैज ग्रांड स्टाइल, elevated thought, quasi divine figure, and you come to know कि whatever the theme is picked up or chosen, that's associated with what, that's related or associated with आपका जो और भी चीजें उनसे रिलेटेड होता है, उनसे जो रिलेटेड होता है उसमें क्या क्या चीजें कि ट्राइब से, ह्यूमन रेस से, या उन सब चीजों को भी वो कवर करता है। मैं जो सारिका मैडम जानना चाहूंगा कि सारिका मैडम मुझे बताइए कि अबाउट द फर्स्ट सॉरी, एपिक का टाइप्स मुझे बताइए, एपिक को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है? Secondary epic and primary epic, sir. प्राइमरी एपिक का और क्या नाम? गेटिंग योर वॉइस, गेटिंग। प्राइमरी एपिक का क्या नाम? Primary epic is known as secondary epic. प्राइमरी एपिक इज नोन एज सेकेंडरी? नहीं नहीं मैडम, सर क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करिए, मैं बच्चे को तैयार कर रही थी। मेरा क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी एपिक है उसका दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी एपिक का सेकंड नेम, ये मुझे याद आ रहा है कि प्राइमरी एपिक केम इन एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड बियोल्फ जो था वो फर्स्ट प्राइमरी एपिक था एंड इट्स अ टीम वर्क। ओके, ठीक है, ये तो आपने अच्छा बताया, ये आपने इंग्लिश लिटरेचर के रिलेशन में बताया है, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी एपिक है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ट्रेडिशनल एपिक या फॉक एपिक के भी नाम से जानते हैं।
और दुनिया में जो सबसे पहला प्राइमरी एपिक है वो होमर का इलियड एंड ओडिसी रहा है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अंबिका जी, आप मुझे सेकेंडरी एपिक के बारे में। जी सर, सेकेंडरी एपिक को हम लिटरेरी एपिक बोलते हैं या और इसमें इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप होता है और ये वर्जिन इंडिविजुअल एनिड का। क्राफ्टमैनशिप, यहाँ मैं रोकूंगा आपको। All the यस सर। people who are just getting this session, they all have to remember that this word is very important, individual craftsmanship। यह एक ऐसा वर्ड है जो एक जो कंपोजर है उसका अपना दिखाता है या बताता है कि उसमें व्हाट द एट्रीब्यूट ही हैज, इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप। या और जी सर, और इसका एग्जांपल है वर्जिन का एनिड जो फर्स्ट लिटरेरी एपिक है, वर्जिल का ए जो कि नीड, सर वर्जिल का जो ए नीड। लैटिन में ठीक, लिखा हुआ है। ठीक, ओके, म्यूट कर लीजिए। राना मैडम जुड़ी है। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो वर्जिल का एनीड है, इसका ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एपिक और लिटरेरी एपिक। और जैसा कि अंबिका जी ने बताया कि जो सेकेंडरी एपिक या जो लिटरेरी एपिक है उसमें इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप होता है, आथर का जो टैलेंट होता है वह नजर आता है। इट्स एन इन्वेंशन ऑफ, जो पोएट है उसका इन्वेंशन होता है। मैं आपसे केवल एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वर्क है, इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप, या ये जो भी चीजें, जो भी वर्क आपको नजर आ रहा है, इसमें आई जस्ट वांट टू नो ओनली वन पॉइंट कि इससे रिलेटेड चीजें आपने, जैसे उन्होंने बताया कि वर्जिल का ए नीड है, तो वर्जिल के ए नीड को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था और कब किया था? क्योंकि वर्जिल का ए नीड लैटिन में था, पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, बाद में जॉन मिल्टन ने इसको अपना एक आइडियल माना कंपोज करने के। राना मैडम, आवाज जा रही है? सोनाली मैडम? हेनरी हावर्ड अर्लफ सर है सर, इन ब्लैंक वर्स बुक सेकंड एंड फोर्थ में सर। या ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इसका जो ट्रांसलेशन है हेनरी हावर्ड अल्लाह सरे ने किया है, बुक सेकंड एंड बुक फोर में 1540 ईस्वी में उन्होंने इसको किया हुआ है। और सोनाली मैडम, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जब जॉन मिल्टन ने यस इसको इमिटेट किया तो मिल्टन ने क्या चीज को कंपोज करने के लिए इमिटेट किया? मिल्टन ने भी कुछ कंपोज किया है, तो उन्होंने जब इसको इमिटेट किया या इसको मॉडल बनाया वर्जिल के एनीड का, तो किस चीज के लिए मॉडल बनाया था? सर, पैराडाइज लॉस्ट के लिए सर। या ओके, गुड, पैराडाइज लॉस्ट के लिए। ठीक ठीक। सिकंदर, आप मुझे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताइए। Yes, sir. It is the masterpiece of John Milton. एनीड के इनको 12 बुक्स में किया गया सर, ठीक है, मास्टरपीस और ये ऑफ जॉन ब्लैंक मिल्टन वर्स में है सर, ब्लैंक वर्ड्स में है। और ये सर 1667 में सर ये पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। विनोद कुमार जी, जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट है, इसका थीम क्या है? विनोद? बरखा जी? बरखा जी? जी सर, थीम याद नहीं आ रही है थीम। उसका थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। रट रट लीजिएगा। प्रतिमा, जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट को 12 बुक्स में डिवाइड किया है। एडम का जिक्र है, ईव का जिक्र है, गॉड का है, सेटन का है। उन्होंने किस पोयम को कंपोज करने से पहले किस देवी को इन्वोक किया है? सर, गॉडेस ऑफ म्यूज म्यूज गॉडेस म्यूज को इन्वोक किया है। ठीक है। शीतल, मैं जानना चाहता हूँ कि एक अभी टेक्निकल टर्म मैंने बताया था, प्रोपोजिशन क्या है? व्हाट इज प्रोपोजिशन? PROPOSITIO है। Sir, preposition, the statement of the theme, technically called preposition. The statement of the theme, yeah, the lines of the epic in which the author tells about the theme and characters of the epic, what he is going to write। बहुत अच्छा, वो क्या चीज क्या कहा जाता है? प्रोपोजिशन कहा जाता है। अनुपमा?
अनुपमा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जॉर्ज लुकाक्स ने अभी एक टर्म दिया था जिसका नाम था बूर्जुआ एपिक। बूर्जुआ एपिक से क्या मतलब है कि ये किसके लिए आया है? नॉवेल के लिए आया है, ड्रामा के लिए आया है, या एसे के लिए आया हुआ? अनुपमा की आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क की इशू। मनोज शुक्ला जी की फैमिली है मैडम। सर नॉवेल। ठीक है, नॉवेल के लिए आया है। और क्या उन्होंने वर्ड यूज किया? जॉर्ज लुकाक्स ने बूर्जुआ एपिक का टर्म यूज किया हुआ है। यह जो बूर्जुआ एपिक है, या उन्होंने नॉवेल के लिए यूज किया हुआ है। जब उन्होंने इसको नॉवेल के लिए यूज किया हुआ है तो ये चीज ध्यान में रखना है। और मैं आपसे ही जानना चाहूंगा मैडम कि एक उन्होंने किसने ये कहा है कि द नॉवेल इज द एपिक ऑफ अ वर्ल्ड दैट हैज बीन अबैंडन्ड बाय गॉड। नॉवेल एक ऐसा एपिक है, या एक ऐसी दुनिया का एपिक है जहां गॉड का अस्तित्व नहीं है, गॉड ने इस दुनिया को त्याग दिया। मनोज शुक्ला भाई की तरह। सर ऑप्शन दे दीजिए। जॉर्ज हेनरी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज लुकाक्स। सर जॉर्ज लुकेट। या जॉर्ज लुकाक्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। ममता जो है, ये डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? जानते फेरी क्वीन किसने लिखा? आपसे ही। स्पेंसर। ओके, फेरी क्वीन स्पेंसर ने। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? आपका दांते। दांते ने लिखा। ओके, गुड। मैं जो है सोनिया से जानना चाहूंगा कि सोनिया, आप मुझे द प्रील्यूड के बारे में बताइए। सोनिया। The Prelude is the work of Wordsworth, complete in 14 books. It's written in 1805 and published 1850. ओके, गुड। The growth of the poet's mind. द ग्रोथ ऑफ द पोएट माइंड। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। पूनम, मैं जानना चाहता हूँ जो टाइटल द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड जो दिया गया है, किसको दिया गया है? आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड को, ये किसने दिया है टाइटल द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड? पूनम। कंचन मैडम। जी सर। सर किसने दिया है? क्वेश्चन रिपीट। सर मैडम, क्वेश्चन आपको नहीं क्या सुन पाए क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ रहा था क्या? मैडम, क्वेश्चन नहीं जब सर अगर क्वेश्चन नहीं आपको, सुन पाए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो। किस आदमी ने, मेरा क्वेश्चन ये है कि किसने जो है वर्ड्सवर्थ का जो एपिक है द प्रील्यूड, जो 1805 पे लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ है, उसको किसने टाइटल दिया है द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड? सर कॉलरेज, एसटी कॉलरेज। नो, प्रोफेसर एबर कॉम्बी ने। Abercrombie. क्या आप इस समय और दूसरे काम में लग रहा, बिजी हैं क्या? जी सर। मैं समझ, कंसंट्रेट आप नहीं। शादाब। या, शादाब, मेरा चीज क्वेश्चन है कि जो इनका आपका द प्रील्यूड है वो कितनी किताबों में है? आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं। द 14 बुक्स में है, ठीक है। और ये जो 14 बुक्स में है, ये तो है। और इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि में जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने चाइल्डहुड को लेकर के और भी तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया है वर्ड्सवर्थ ने। लेकिन इसमें आप देखेंगे इसको स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है या प्राइमरी एपिक का एग्जांपल? लिटरेरी एपिक का, गुड, लिटरेरी एपिक का। म्यूट कर लीजिए। विनोद जी। विनोद जी, ये बताइए कि हाइपीरियन किसने लिखा है और एक कैसा एपिक है? विनोद जी की आवाज नहीं आ रही। रकीम। यस सर, जॉन कीट्स ने लिखा है फ्रेगमेंट्री एपिक है सर। ठीक है। नेहा, द इडियट्स ऑफ द किंग किसने लिखा है? टेनिसन सर।
टेनिशन ने लिखा है। इसमें जो ये किंग है, किस किंग की बात की गई है? एडवर्ड सर। द इडियट्स ऑफ द किंग में किंग एडवर्ड की बात की गई है यस सर। कि किंग किंग आर्थर? आर्थर, सॉरी सर, आर्थर। ठीक है। और नेहा तुम्ही से एक क्वेश्चन है कि जो किंग आर्थर को ले एक और क्रिएशन लिखा गया है जो है मॉर्ट डी आर्थर। उस मॉर्ट डी आर्थर से क्या लिखा हुआ उसको? सर वॉइस नहीं आई अभी। मॉर्ट डी आर्थर किसने लिखा है? मॉर्ट डी आर्थर मैलोरी सर। थॉमस मैलोरी का। ओके गुड। सुरभि, ये आपका सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखा है? सुरभि? सर आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड। सोहराब एंड रुस्तम किस पे बेस्ड ऑन है? वो कौन से पर्सियन पोएट थे जिसके क्रिएशन पर बेस्ड ऑन है? उस क्रिएशन का नाम क्या है? हम सर याद नहीं आ रहा। शाहनामा याद आ रहा है आपको? यस सर शाहनामा। और पोएट का नाम फिरदौसी? फिर यस सर। पोएट का नाम फिरदौसी, शाहनामा एंड फिरदौसी। और मैं उषा मैडम जानना चाहूंगा, मैडम द डायनेस्ट किसने लिखा है? सुनील जी? उषा मैडम या सुनील यस जी? सर, यस सर, यस सर। डायनेस्टी थॉमस हार्डी ने लिखा है सर। ये किस पर आधारित है? डायनेस्टी सर। द डायनेस्ट किस पर आधारित है? नेपोलियन वॉर पर और वाटरलू का मैंने नेपोलियन वार पे सर। नेपोलियन वॉर। यस सर, बेस्ड ऑन उषा मैडम टीएस एलियट का जो द वेस्टलैंड है कितनी लाइन है उसमें? सर 433। पहली लाइन कौन सी है? अप्रैल इज द क्रूलेस्ट क्रूलेस्ट मंथ। ओके ओके। कितने सेक्शन में है द वेस्टलैंड? 5 सेक्शन। 5 सेक्शंस में है। ठीक है। इन दिस वे आई हैव डन। आज की क्लास में हमने आपको एपिक लिया है, मॉक एपिक लिया है, लेकिन अभी एक सेक्शन रह गया, द बैलेट। इफ आई गेट टाइम आई विल टेक इट इन द इवनिंग। एक सेशन में पूरा करूंगा। कांट टेक एनी क्वेश्चन, एनी एडवाइस, व्हाटएवर यू वांट टू से सेंड मी ओनली इन ग्रुप।